सौम्या किचन में जाकर भावेश के लिए दूध बनाने लगती है और कहती है, हो ना हो, ये सब अशोक ने ही किया है। उसने वो झूमर मेरे ऊपर गिराना चाहा था, पर भावेश जी ने मुझे बचा लिया। तभी उसे एक मैसेज आता है, वो देखती है तो उसमें लिखा था, आज तो मेरे बार से बच गई, पर मेरे अगले बार से नहीं बच पाओगी तुम। यह पढ़कर सौम्या कहती है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। अशोक चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। वो गिलास लेकर रूम में जाती है तो देखती है भावेश पेट के बल लेटा हुआ था। वो कहती है, आप दूध पी लीजिए, पेन कम हो जाएगा। भावेश, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। सौम्या, देखिए बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, उठिए। और वो उसे उठने में मदद करती है और जबरदस्ती उसे दूध पिलाती है। फिर वो कहती है, अब आप सो जाइए। तो भावेश उसकी गोद में सर रखकर कहता है, हाँ सो जाते हैं। सौम्या, आप बेड पर सो जाइए ना अच्छे से। भावेश, मेरा मन तो ऐसे ही सोने का है। और वो आंखें बंद कर लेता है। सौम्या भी किराउन से सर टिकाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। अगले दिन सौम्या उठी तो देखा भावेश शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा था। वो जाकर कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? भावेश, शर्ट पहन रहा हूँ, अब बिना कपड़ों के तो नहीं जाऊंगा ना। मुझे आज मुंबई से बाहर जाना है किसी काम के लिए। सौम्या, तो कोई लूज टी शर्ट पहनिए, रुकिए। और वो उसके लिए एक टी शर्ट लेकर आती है और उसे पहनाने में हेल्प करती है। भावेश, वैसे ना, तुम ऐसे बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल एक आदर्श पत्नी की तरह। और उसके गाल पर किस कर देता है। सौम्या, कब तक आएंगे आप? भावेश, 2 दिन बाद आऊंगा। वैसे तुम मुझे बहुत मिस करोगी, जानता हूँ मैं। फिर वो उसके माथे पर किस करके कहता है, ध्यान रखना अपना। और वो चला जाता है। इसी तरह एक हफ्ता हो जाता है। सौम्या ने भावेश को बताने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं बता पाई। भाई अशोक भी अब चुप बैठा था। उसने झूमर गिरने के इंसिडेंट के बाद कुछ नहीं किया। एक शाम सौम्या जल्दी घर आ गई थी। वो अपने रूम में बैठी थी। वो कहती है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भावेश जी को सब सच बताकर रहूंगी। उसके बाद वो जो भी डिसीजन लेंगे वो मैं मान लूंगी। वहीं नीचे भावेश ऑफिस से आ गया था। करुणा जी ने उसे आवाज देते हुए कहा, बेटा हमसे मिले बिना ही चल दिए आज। भावेश, सॉरी माँ, वो ध्यान नहीं गया। करुणा जी, कोई बात नहीं बेटा, कॉफी बना दूं तुम्हारे लिए? भावेश, नो माँ, एक रिक्वेस्ट है। मैं कुछ ऑफिस का काम कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे और सौम्या को कोई डिस्टर्ब ना करे। करुणा जी, ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। उसके जाने के बाद करुणा जी कहती हैं, ये इतना परेशान क्यों लग रहा है? भावेश ऊपर रूम का गेट खोलता है तो उसे सौम्या बालकनी में दिखाई देती है। वो रूम लॉक करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सौम्या कहती है, आ गए आप? पर भावेश कोई जवाब नहीं देता। सौम्या कहती है, आप रुकिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। और वो जाने लगती है कि भावेश कहता है, साक्षी। यह सुनकर सौम्या के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो मुड़कर भावेश को कहती है, क्या कहा आपने? शायद आप भूल गए हैं कि मैं सौम्या हूँ, साक्षी नहीं। भावेश, वही तो सोच रहा हूँ, मेरे सामने जो लड़की खड़ी है उसे साक्षी कहूँ या सौम्या? वैसे ये दो नाम ही हैं तुम्हारे, या कोई और भी नाम है जो तुमने सबसे छिपा रखा है? सौम्या, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही भावेश उसके सामने कुछ फोटोज फेंकते हुए कहता है, समझ तो मुझे नहीं आया कि तुम क्या थी और मैंने तुम्हें क्या समझा। तुम झूठ पर झूठ बोल रही हो इतने वक्त से, न केवल मुझसे बल्कि मेरे पूरे परिवार से। सौम्या उसके पास जाकर कहती है, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताने वाली थी सब। पर भावेश उसका हाथ झटक कर चिल्लाकर कहता है, क्या देखूं क्या सुनूं, सब मेरी आंखों के सामने है। तुम सौम्या नहीं, साक्षी हो। साक्षी वर्मा, अशोक वर्मा की वाइफ, जिसने उसके छोटे भाई को बड़ी बेरहमी से मारा। उसके बाद उस पर हमला करके तुम शिमला से मुंबई भागकर आ गई। अरे तुमने तो अपने पिता जैसे चाचा को भी नहीं छोड़ा। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका आज तक गिल्ट होता था मुझे। पर अब लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुम जैसी लड़की से प्यार किया जो किसी के प्यार को समझ नहीं पाई। अरे लोग तो साथ घर छोड़कर बार करते हैं, पर तुमने तो अपनों पर ही इतना बड़ा बार कर दिया। पहले अशोक के साथ और अब मेरे साथ। अगर आज अशोक मुझे ये सब नहीं बताता तो मुझे ये सच्चाई का पता नहीं चलता कि तुम एक खूनी हो। खूनी जिसने एक मासूम की जान ले ली, अपने पति को मरने के लिए छोड़ दिया। एक खूनी की जगह जेल में है
किसी के घर में नहीं। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही सौम्या चिल्लाकर कहती है, बस कीजिए, बस कीजिए, नहीं हूं मैं खूनी, और ना ही अशोक बेचारा है। उसका भाई तो खुद एक अपराधी था जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस अशोक की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। मेरे पिता जैसे चाचा जी को भी नहीं छोड़ा उसने। और वो रोते हुए वहीं बैठ जाती है। भावेश नीचे बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सौम्या। तो वो उसकी तरफ देखती है। तो वो कहता है, आधा सच मैं जानता हूँ, पर आधा मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। प्लीज बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। सौम्या उसे देखती है, फिर सामने देखकर बताना शुरू करती है। यह सच है, मैं सौम्या नहीं, साक्षी हूँ। मैं और सीरत सगी बहनें नहीं हैं। मुझे सीरत के मम्मी पापा ने अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। मैं 5 साल की थी जब मेरी माँ मुझे अनाथ आश्रम छोड़ रही थी। एक ही बात कहकर गई थी वो मुझसे कि साक्षी, मैं जल्दी वापस आऊंगी, तू मेरा इंतजार करना। और वो चली गई। जब वो वापस आई तो एक सफेद कफन में लिपटी हुई थी। इस दुनिया से जा चुकी थी वो। मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं था। एक लॉकेट था उनके हाथ में, और एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, साक्षी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे साथ आगे और नहीं चल पाऊंगी। मुझे किडनी फेलियर था, जो मुझे बहुत पहले से पता था। मेरी ये बीमारी मुझे धीरे धीरे खा रही थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि तुझे और इस बीमारी दोनों को साथ लेकर चल सकूं। तेरे बिना मेरा कोई नहीं था, और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए तुझे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि तू मुझे माफ कर देगी बेटा। अपने लिए तुझे ही सब सोचना है। जिसे भी अपनी जिंदगी में चुने, सोच समझ कर चुनना। तेरी माँ, शिक्षा। ये पढ़कर ऐसा लगा जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। पर मुझे जीना था अपनी माँ के लिए, उनकी दी हुई उम्मीदों के लिए। मैंने वहीं रहकर सब काम सीखना शुरू किया। धीरे धीरे 7 साल हो गए। मैं 12 साल की हो गई। आम बच्चों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अकेली। तब एक दिन वहां आई सीरत अपने मम्मी पापा के साथ। शायद मेरी लाइफ में फिर से एक परिवार आने वाला था। सीरत की एक बहन थी जिसका नाम था सौम्या। बहुत प्यार करती थी सीरत उससे। पर एक बीमारी के चलते सौम्या जल्दी इस दुनिया से चली गई। सीरत को सौम्या एक माँ की तरह लगती थी। इसलिए जब वो उसे छोड़कर गई तो वो बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वो वहां आई। फ्लैशबैक। सीरत अकेले एक बेंच पर बैठी थी। सौम्या देखती है तो वो उसके पास जाकर कहती है, अकेली क्यों बैठी हो, जाओ खेलो सबके साथ। सीरत, पर मैं केवल अपनी दीदी के साथ खेलती थी। सौम्या, ओ लगता है वो तुम्हारे साथ नहीं आई। सीरत उदासी से, वो तो अब आसमान में स्टार बन गई है। यह सुनकर सौम्या समझ जाती है कि वो इस दुनिया में नहीं है। वो कहती है, कौन कहता है वो तुम्हारे पास नहीं है। वो यही है, तुम्हें देख रही हैं और उदास हैं। सीरत, पर क्यों। इस पर वो कहती है, क्योंकि उसकी प्यारी सी बहन जो उदास है। पता है वो कह रही है, मेरी प्यारी सी बहन हंसेगी तो ही मैं खुश रहूंगी। सीरत कहती है, नहीं दीदी, देखो मैं खुश हूँ। और वो हंसकर वहां झूला झूलने लगती है और उसे भी खेलने के लिए बुलाती है। सीरत मुस्कुराते हुए सौम्या को बुलाती है और कहती है, आप भी, आप ना साथ में खेलते हैं। तो वो भी उसके साथ खेलने लगती है। दो जोड़ी आंखें ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। और ये और कोई नहीं, सीरत के मम्मी पापा थे। सुरेश जी और अश्विनी जी थी। सुरेश जी, कितने वक्त बाद सीरत को मुस्कुराते हुए देखा है। वरना जब से हमारी सौम्या, ये इनकी बेटी थी, और सौम्या का नाम साक्षी था, पर हम सौम्या ही कहेंगे, गई है तब से कितनी उदास रहती है। अश्विनी जी, सही कहा आपने। एक बेटी खो चुके हैं और दूसरी को हर वक्त उदास देख रहे हैं। सुरेश जी और अश्विनी जी कहते हैं, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ। अश्विनी जी, हाँ चलिए। और वो वहाँ के ट्रस्टी के ऑफिस में चले जाते हैं। कुछ देर बाद सौम्या को ट्रस्टी का आदमी बुलाने आता है। और वो कहता है, साक्षी चलो बेटा, आपको सर बुला रहे हैं। सौम्या, जी अंकल चलिए। और वो उनके साथ चली जाती है। जब वो अंदर पहुंचती है तो वहाँ सुरेश जी और अश्विनी जी बैठे थे। वो उन्हें नमस्ते करती है। तो वो दोनों भी मुस्कुराकर उसे नमस्ते करते हैं। टेस्टी सर, बेटा हमने आपको एक गुड न्यूज़ देने के लिए बुलाया है। सौम्या, जी सर बोलिए। तो वो कहते हैं, बेटा ये आपको अपने साथ अडॉप्ट करके ले जाना चाहते हैं। सौम्या उनकी तरफ देखकर कहती है, आप मुझे अडॉप्ट क्यों करना चाहते हैं। सुरेश जी उससे कहते हैं, हमने अपनी बड़ी बेटी को कुछ वक्त पहले खो दिया है,
पर आज जब हमने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि हम उसे ही वापस देख रहे हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह थी वो, एकदम समझदार। अश्विनी जी, हमारे साथ चलोगी बेटी? हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे, खूब प्यार करेंगे तुम्हें। सौम्या यह सुनकर उन दोनों के गले लग जाती है और कहती है, मैं आपको मम्मी पापा बोल सकती हूँ ना? यह सुनकर उन दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। वो भी उसे गले लगाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा। इसके बाद कुछ फॉर्मेलिटी के बाद वो सौम्या को घर ले आते हैं। वो उसे साक्षी ही कहते थे, हालांकि उन्होंने उसका नाम सौम्या भी रखा था और सौम्या को भी अच्छा लगता था। इसी तरह फिर से उनकी एक हैप्पी फैमिली बन गई थी। सौम्या को माँ बाप का प्यार फिर से मिलने लगा। वो भूल ही गई थी कि अकेलापन क्या होता है। 5 साल बाद एक दिन सुरेश जी को और अश्विनी जी को एक पार्टी में जाना था, पर सीरत के एग्जाम की वजह से वो लोग उन दोनों को घर पर ही छोड़कर जा रहे थे। सुरेश जी, साक्षी बेटा, अपना और सौम्या का ध्यान रखना। हम लोग लेट होंगे तो तुम सो जाना, और चाबी है हमारे पास, तो तुम गेट अच्छे से लॉक कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो चाचा जी का नंबर है ना तुम्हारे पास? सौम्या, जी पापा है मेरे पास। आप लोग ध्यान से जाइएगा और जल्दी आना। फिर सीरत और वो सुरेश जी और अश्विनी जी के गले लग जाते हैं। उसके बाद वो लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। सौम्या सीरत को खाना खिलाकर सोने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसे कल एग्जाम के लिए जाना था। उसके बाद वो भी एक बुक लेकर बैठ जाती है और पढ़ते पढ़ते उसे वहीं नींद आ जाती है। उसकी नींद रात के 2 बजे फोन की आवाज़ से खुलती है। वो देखती है तो सुरेश जी का कॉल आ रहा था। वो कहती है, पापा कॉल कर रहे हैं, पर वो तो कह रहे थे कि चाबी है उनके पास। फिर वो कॉल उठाकर कुछ कहती, उससे पहले ही आवाज आती है, ये जिसका भी फोन है उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। आप इनके जो कोई भी लगते हैं जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनते ही सौम्या के हाथ वहीं जम जाते हैं। वो जल्दी से अपने चाचा जी को कॉल लगाती है और उनके साथ सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वो हॉस्पिटल पहुंचकर जल्दी से उनके बारे में पता करते हैं तो वहाँ बैठा इंस्पेक्टर कहता है, देखिए, दोनों लोग का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। जिसमें से जो मैडम उस कार में बैठी थी उनकी मौत मौके पर ही हो गई और सर अंदर आईसीयू में हैं। आप मिल सकते हैं उनसे। सौम्या यह सुनते ही रोने लगती है और कहती है, मम्मी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं मम्मी। उसके चाचा बीरेंद्र जी उसे संभालते हैं और कहते हैं, बेटा संभालो खुद को, चलो सुरेश के पास। और वो दोनों आईसीयू में जाते हैं, जहाँ सुरेश जी का शरीर मशीनों से घिरा था। सौम्या अंदर जाकर उनके पास बैठते हुए कहती है, पापा। यह सुनते ही वो आंखें हल्की सी खोलकर उसे देखते हैं और कहते हैं, साक्षी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। हम तेरे साथ यहीं तक थे। आगे तुझे अपना और सीरत दोनों का ध्यान रखना है। सीरत बहुत शरारती है, पर तू बहुत समझदार है। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे और सीरत के नाम कर दिया है। वकील साहब तुम्हें सब समझा देंगे। फिर वो उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा जिंदगी में जिसे भी अपने लिए चुनो, सोच समझ कर चुनना। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। सौम्या रोते हुए कहती है, नहीं पापा, मुझे नहीं जीना आप लोगों के बिना। कैसे संभालूं खुद को? पहले अपनी माँ खोई, फिर एक बार मौका मिला माँ बाप का प्यार पाने का। अब आप लोग भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं नहीं रह पाऊंगी अब। सुरेश जी, बेटा जन्म और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है, और तुझे जीना है बेटा, अपने और सीरत के लिए। अपना हर सपना पूरा करना बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर वो बीरेंद्र जी से कहते हैं, वीर, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। इनको लेकर मुझे सिर्फ तुझ पर ही विश्वास है। वीरेंद्र, भाई साहब, आप ऐसा मत कहिए। मैं अपने बच्चों से भी ज्यादा इनका ध्यान रखूंगा। और वो भी रोने लगता है। सुरेश जी सौम्या के हाथ में एक चाबी देते हुए कहते हैं, बेटा इसमें तुम्हारे लिए कुछ है, देखना जरूर। और उनका हाथ सौम्या के हाथ से छूट जाता है। सौम्या चिल्लाते हुए कहती है, पापा नहीं। पापा आप नहीं जा सकते हमें छोड़कर। वीरेंद्र जी उसे संभालते हैं। अगले दिन पूरे रीति रिवाज के साथ सुरेंद्र जी और सुनी जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। सीरत को सौम्या संभाल रही थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके बाद सब घर आते हैं। सौम्या ने सीरत को जैसे तैसे खाना खिलाया और थोड़ा आराम करने को कहा, क्योंकि वो 2 बार बेहोश हो चुकी थी। वो खुद उनकी तस्वीर के सामने बैठ गई और बोली, क्यों भगवान, मेरे साथ ही क्यों? पहले माँ भी मुझे बिना बताए छोड़कर चली गई। मुश्किल से उनके बिना जीना सीखा था कि पापा मम्मी आए और फिर से मुझे एक परिवार मिल गया। पर अब वो हाथ भी सर से उठ गया।
क्या करूं मैं ऐसी जिंदगी का। और वो रोने लगती है। तभी उसके सर पर कोई हाथ रखता है। वो देखती है तो वीरेंद्र जी थे। वो कहते हैं, बस बेटा रोना बंद करो। तुम जितना रोकर खुद को तकलीफ दोगी, उससे ज्यादा भाई साहब और भाभी को तकलीफ होगी। उन्होंने सीरत की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, और तुम दोनों की मुझे। इसलिए अब तुम दोनों हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे। यह सुनकर सौम्या उनके गले लग जाती है और कहती है, मैं कैसे सब करूंगी। वहीं सीमा जी, वीरेंद्र जी की पत्नी, जो साइड खड़ी थी, वो ये सुनकर कहती हैं, बस यही कमी थी। मेरे पति को तो दिमाग है नहीं। एक जो इनके भाई की पागल सी बेटी है, और दूसरी जिसे वो अनाथ आश्रम से उठाकर ले आए थे, उसका ठीकरा अब हम संभालें। पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। इन दोनों को ज्यादा दिन तो टिकने नहीं दूंगी अपने घर में। और भाई साहब की प्रॉपर्टी मिलते ही ये हमारे कौन और हम इनके कौन। और वो एक टेढ़ी सी मुस्कान देती है। सौम्या और सीरत उसके बाद अपने चाचा चाची के यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अब सीरत भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सौम्या भी पढ़ाई और बाकी कामों में ध्यान देने लगी। सौम्या अपनी चाची के बिहेवियर को पहचान गई थी, क्योंकि वो उन दोनों के सामने तो बहुत अच्छी बनती थी, पर उनकी पीठ पीछे वो उनके लिए खूब जहर उगलती। एक दिन सीरत कॉलेज से आती है और सौम्या को बताती है कि उसे स्कॉलरशिप मिली है, और आगे की पढ़ाई के लिए उसे मुंबई जाना होगा। यह सुनकर सौम्या थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सीरत को अकेले नहीं रहने देना चाहती थी, और उसकी चाची इस बात के लिए कभी नहीं मानती। सीरत दी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे करियर के लिए। प्लीज आप चाचा चाची को मना लीजिए ना। सौम्या, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, तू चिंता मत कर। रात को सौम्या सबको ये बात बताती है और कहती है, चाचा जी, ये सीरत के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो कोर्स ये कर रही है उसका स्कोप मुंबई में है। ये वहां जाकर बेहतर तरीके से अपना सपना पूरा कर सकती है। यह सुनते ही सीमा भड़कते हुए कहती हैं, बात साक्षी, तुमने जब सब खुद डिसाइड कर लिया है तो हमसे कुछ क्यों पूछ रही हो। वैसे भी हम ये सब अलाउ नहीं करेंगे। अरे भाई, जवान लड़की है, कल को कुछ हो गया तो लोग हमें ही ताने देंगे। यह सुनकर वो कहती है, नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपसे ही परमिशन लेने आए थे। आप हमसे बड़े हैं। और रही बात सीरत के मुंबई जाने की, तो रूपाली भी तो दिल्ली में अकेली रहकर पढ़ रही है, तो सीरत भी पढ़ सकती है। इस पर सीमा गुस्से से उठते हुए कहती है, अपनी बहन की तुलना मेरी बेटी से मत करो साक्षी। वो बहुत समझदार है, और तुम्हारी बहन एकदम बेवकूफ बददिमाग, न जाने कहाँ जाकर किस किस के साथ। वो कुछ कहती इससे पहले ही सौम्या उन्हें रोकते हुए कहती है, बस चाची, एक शब्द और नहीं। मैं सीरत के खिलाफ और कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप सोच भी कैसे सकती हैं ऐसा। किसी को विश्वास हो ना हो, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। और वो जाएगी मुंबई, यह तय है। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली जाती है। सीमा, देख लिया इसके लक्षण। मुझे तो इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। वीरेंद्र जी, तुम्हारी हरकतें जैसी हैं ना, उसका जवाब बिल्कुल सही तरीके से दिया है उसने। इतना कहकर वो भी चले जाते हैं। अगले दिन सौम्या और वीरेंद्र जी सीरत को मुंबई की ट्रेन में बैठाकर आते हैं, और उसे ध्यान रखने का कहकर वो घर आते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जब एक दिन सौम्या घर आती है तो देखती है हॉल में दो लोग बैठे थे। वो जाकर देखती है कि वहां दो लड़के बैठे थे। एक अशोक था और दूसरा उसका भाई अखिल। उसके साथ चाचा चाची भी थे। उसे देखकर वो कहते हैं, अरे आ गई बेटा। फिर वो वहां बैठे लोगों से कहती है, ये है साक्षी, हमारे भाई साहब की बेटी। बड़ी ही गुड़ी और समझदार है। इसके ही बारे में मैंने आपको बताया था ना। फिर वो उसे कहती है, साक्षी बेटा, जाओ इनके लिए चाय लेकर आओ। तो वो कहती है, जी। और वो किचन में चली जाती है। वहां वो चाय बना रही थी, तभी उसकी चाची वहां आती हैं और कहती हैं, ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। यह सुनकर सौम्या हैरानी से कहती है, पर आपने मुझे बिना बताए इन्हें क्यों बुलाया। और मैं अभी छोटी हूँ, ना ही शादी के लिए तैयार हूँ। आप मना कर दीजिए प्लीज। सीमा गुस्से में उसकी बाह पकड़कर कहती है, ज्यादा अपनी मनमानी मत चलाओ। हम बड़े हैं, तुम्हारे अच्छा ही सोचेंगे तुम्हारे लिए। और वैसे भी लड़का अच्छा ही है। सिर्फ एक भाई है उसका, ज्यादा लोग नहीं है, तो तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी। इसलिए एक अच्छी लड़की की तरह चाय लेकर आओ। ज्यादा नौटंकी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद सौम्या कहती है, क्या बिना माँ बाप की लड़कियों के साथ ये सब होता है। क्या उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं होती।
और वो ट्रे लेकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सबके जाने के बाद सौम्या बीरेंद्र जी से बात करती है कि वो सीमा जी को शादी के लिए मना करें। बीरेंद्र जी सीमा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो ये धमकी देती है कि अगर उसने शादी के लिए मना किया तो वो या तो घर छोड़ देगी या फिर जहर खा लेंगी। सौम्या को आखिर उनकी बात माननी ही पड़ती है और वो राजी हो जाती है। सिंपल तरीके से उनकी शादी हो जाती है और वो अशोक के घर आ जाती है। पर वो नहीं जानती थी कि वो किस दलदल में फंसने वाली थी। सौम्या शादी करके अशोक के घर आ गई थी। शुरू शुरू में अशोक उसका बहुत ध्यान रखता था, उसे कोई कमी महसूस नहीं होने देता। अखिल भी उसके साथ बहुत अच्छा था। सौम्या को लगने लगा कि शायद अब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। वो सीरत से भी बात कर लेती, पर उसने कभी भी अशोक को यह नहीं बताया था कि वो मुंबई में है, बल्कि उसने कहा कि वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही है। पर शायद उसकी किस्मत की तबाही अब शुरू होने वाली थी। एक दिन सौम्या मार्केट कुछ काम से गई थी, पर लैंडस्लाइड होने की वजह से उसे आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा। वो घर पहुंची तो उसने देखा कि गेट लॉक था, पर लकली वो एक चाबी अपने पास हमेशा रखती थी, इसलिए वो गेट खोलकर अंदर आई। अंदर आकर उसने किचन में देखा तो एक मेड शारदा वहां काम कर रही थी। वो सबसे हेड थी बाकी सर्वेंट्स में। उसने सौम्या को देखा तो बोला, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो उसने बताया कि लैंडस्लाइड होने की वजह से वो मार्केट नहीं जा पाई। वो अपने रूम की ओर जाने लगी तो शारदा ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा तुम यहीं रुको ना, मेरी मदद कर दो। यह सुनकर वो कुछ कहती उससे पहले ही रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो कहती है, मैं देख कर आती हूँ, और वो ऊपर जाने लगती है। शारदा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकती। वो अपने रूम के बाहर पहुंची ही थी कि उसे दो लोगों के हंसने की आवाज आती है। वो कहती है, ये किसकी आवाज है? और रूम का गेट खोलती है तो देखती है कि अशोक एक लड़की के साथ बिना कपड़ों के था, और वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यह देखकर सौम्या की आंखें नम भी थीं और वो शौक भी थी। उसके पैर उसी जगह जम गए थे। वो कुछ कहती, अशोक उसकी आवाज सुनकर अशोक उसे पहले तो देखकर हैरान होता है, फिर वो अपने साथ सोई हुई लड़की से कहता है, लुक बेबी, सी इज माई वाइफ, और वो हंसने लगता है। फिर वो उठकर बाथरोब पहनकर आता है और कहता है, तुम्हें मैनर्स नहीं है कि बिना नॉक किए रूम में नहीं आना चाहिए? सौम्या, यह सब क्या है? आप इसके साथ हमारे रूम में? आपने मुझे धोखा दिया, पर क्यों? मैंने तो आप पर कितना विश्वास किया था। अशोक हंसते हुए, ओह कम ऑन साक्षी, मेरा दिल तो तुमसे ही लगा हुआ है। इसे तो बस दिल बहलाने के लिए लाया हूँ। वैसे भी मैं ये सब पहले भी करता था, आज भी मूड बन गया तो ले आया इसे। तो सौम्या उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? अगर इतने ही कैरेक्टर लेस थे तो अपने टाइप की किसी लड़की से शादी करते। मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की? बोलिए, क्यों? पर अब जब सच सामने आ ही गया है तो मैं एक मिनट भी आपके साथ नहीं रहना चाहूंगी। और वो जाने लगती है कि अशोक पीछे से उसके बाल पकड़कर कहता है, कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? साली, तेरी औकात है मेरे सामने खड़े होने की? हाँ किया तेरे साथ धोखा, बोल क्या करेगी तू? छोड़ कर जाएगी? चल आज तुझे बताता हूँ कि तू हाथ से कैसे जाएगी। आज तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि तेरे मन में ये ख्याल कभी नहीं आएगा। और वो उसे पास के कमरे में लेकर जाता है। कुछ देर बाद उस कमरे से बेल्ट की और सौम्या के चीखने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर सभी नौकरों का दिल दहल जा रहा था। जबकि उस लड़की को भी बहुत डर लगने लगा। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर उठकर वहां से भाग गई। करीब 1 घंटे बाद अशोक रूम से बाहर आया और घर से बाहर चला गया। शारदा ऊपर गई, उसने गेट खोला तो देखा सौम्या के कपड़े फटे हुए थे और वो जमीन पर लेटी हुई थी। उसके शरीर का कोई ऐसा कोना नहीं था जिस पर घाव नहीं थे। यह देखकर शारदा जल्दी से उसके पास जाती है और उसे उठाती है और उसके कपड़े चेंज करके उसके घाव पर मलहम लगा रही थी। पर सौम्या के मुंह से उब तक नहीं निकल रही थी। उसके कानों में अशोक की बातें गूंज रही थी, तुझे क्या लगा तू मुझे पसंद थी इसलिए शादी की? नहीं, तेरी प्रॉपर्टी के लिए की मैंने ये शादी, और उसका आधा हिस्सा तेरी चाची को दिया मैंने, क्योंकि तेरे बाप ने बिल यही बनाई थी ना कि तेरी शादी के बाद ही तेरी प्रॉपर्टी तेरे पति या फिर तुझे मिल सकती है। और देख, मिल गई मुझे। तेरी चाची सब जानती है मेरे बारे में। उसने ही तो ये प्लान बनाया था
साली अनाथ ही है तू, पता नहीं किस नाली के कीड़े ने तुझे पैदा किया। शारदा कहती है, एक ही बात बोलूंगी, उसे गुस्सा मत दिलाना। वो सनकी है, ये तो शुरुआत है। अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो इससे भी बुरा हाल करेगा तेरा। इतना बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद तो जैसे ये सब बढ़ता चला गया। अब तो अशोक हर छोटी बात पर उसके साथ मारपीट करने लगता है। यहाँ तक कि अखिल भी उसकी झूठी शिकायतें करता ताकि अशोक और बुरी तरीके से पेश आए। एक दिन सौम्या अपने रूम से निकल रही थी कि उसे अशोक की आवाज आती है। हाँ, उड़ा दे उस बूढ़े वीरेंद्र को, बड़ा मुझ पर केस करने चला था। आज किस्सा ही खत्म कर दे और मेरा नाम इसमें कहीं नहीं आना चाहिए। सौम्या ये सुनते ही वहां से जाने लगती है कि तभी उसके पास रखा बॉक्स गिर जाता है। अशोक मुड़कर देखता है तो सौम्या वहां खड़ी थी। वो फोन रखकर उसके पास आता है और कहता है, क्या कर रही है तू यहाँ? सौम्या, आप चाचा जी को क्यों मारना चाहते हैं? प्लीज उन्हें मत मारिए, मैं वादा करती हूँ उनसे कभी बात नहीं करूंगी। अशोक ये सुनकर कहता है, सॉरी साक्षी, अब तो काम हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। सौम्या कहती है, नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और वो वहां से जाने लगती है। तभी अशोक उसका हाथ मरोड़ते हुए कहता है, लगता है फिर हिम्मत आने लगी है तुझमें। और वो उसे दीवार की साइड धक्का देता है, जिससे सौम्या की एक चीख निकलती है, आह माँ आह। यह सुनकर शारदा ऊपर आती हैं तो देखती हैं कि सौम्या पेट के बल बैठी थी। और अशोक उसे देखकर हंसकर कहता है, अब हिम्मत नहीं आएगी इसमें, और वो वहां से चला जाता है। शारदा सौम्या को उठाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा? और वो नीचे देखती हैं तो खून लगा हुआ था। वो थोड़ा डर जाती हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर सौम्या का चेकअप कर रही थी और वो बाहर आकर कहती है, सॉरी, आपका बच्चा नहीं रहा। ऐसी हालत में इस तरह का धक्का लगना बहुत रिस्की होता है, और आपको तो बहुत फोर्स के साथ धक्का लगा। ये सुनकर सौम्या जोर से चिल्लाती है, मेरा बच्चा, शारदा, मेरा बच्चा। और वो रोने लगती है। जब अशोक को ये बात पता चलती है तो वो कहता है, अच्छा है मर गया, वरना वारसन के पैसे बर्बाद हो जाते। इस गंदे खून की औलाद मुझे वैसे भी नहीं चाहिए थी। उसके बाद सौम्या बिल्कुल एक जिंदा लाश हो गई थी, मानो उसे किसी चीज से फर्क ही ना पड़ता हो। वो सारा दिन बस कमरे में ही बैठी रहती। अशोक कभी उसे मारता तो कभी उसके शरीर के हिस्सों पर उसे सिगरेट लगा देता ताकि वो रिएक्ट करे, पर सौम्या कोई रिएक्ट नहीं करती। एक दिन वो अपने कमरे में यूं ही बैठी थी कि अखिल आया और उसने कमरा बंद कर दिया। अखिल उसके पास आया और बोला, भाभी मैं जानता हूँ भाई बहुत बुरा है, पर मैं अच्छा हूँ। मैं जानता हूँ आप बहुत दुखी हो, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपको आज खुश कर दूंगा। और वो उसके हाथ, चेहरे और गले पर हाथ फेरने लगता है। सौम्या को ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांप उसकी बॉडी पर रेंग रहा हो। वो उसे धक्का देती है और कहती है, तुम अंदर कैसे आए, निकलो यहाँ से। और वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है तो अखिल उसका हाथ पकड़कर कहता है, बहुत नखरे हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, मजा भी ऐसे ही आएगा। और वो उसके गले पर जबरदस्ती चूमने लगता है। सौम्या उसे छूटने की बहुत कोशिश करती है, पर अखिल उसे नहीं छोड़ता। तभी सौम्या की नज़र वहां रखे बेड पर जाती है। वो उसे उठाकर कहती है, देखो ऐसा मत करो, मैं मार डालूंगी तुम्हें। अखिल, अरे, जो अपने पति को आज तक चू नहीं कर पाती वो मुझे मारेगी? और वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर सौम्या बैठ उसके ऊपर मारना चालू कर देती है। वो लगातार उसे मारे ही जा रही थी। कुछ देर बाद वो रुकती है तो देखती है कि कमरे में खून हो गया था और अखिल नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। वो झुककर देखती है तो अखिल मर चुका था। वो बेड वहीं फेंक कर कहती है, मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। और वो गेट खोलकर बाहर भागने लगती है। तभी वो अशोक से टकरा जाती है। अशोक कहता है, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में, और ये तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे? फिर वो कहता है, और अखिल कहाँ है? सौम्या, वो मैंने कुछ नहीं किया। अशोक उसे एक साइड धक्का देकर ऊपर जाता है तो देखता है कि अखिल बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। वो चिल्लाता है, अखिल मेरा भाई। फिर वो नीचे आकर कहता है, तुमने किया है ना ये सब, मेरे भाई को तुमने मारा है ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे बाहर रख के डंडे से मारने लगता है। सौम्या की नजर टेबल पर रखी कैंची पर जाती है। वो कहती है, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुमने मुझे मारा तो। अब अशोक, चल मार साली, मुझे डराती है, तुझे तो मैं अभी पुलिस के हवाले करूंगा, पर अभी तो तेरी सजा शुरू हुई है।
वो आगे जाकर सौम्या को मारता उससे पहले ही उसकी चीख निकल जाती है। वो नीचे देखता है तो कैंची उसके पेट में थी और वहां से खून बह रहा था। अशोक के हाथ से डंडा छूट जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर कैंची निकालने लगता है कि सौम्या पूरे जोर के साथ वो कैंची बाहर निकाल देती है। उसके हाथ और कपड़े खून से भर गए थे। उसकी आंखों से आंसू बहकर निकल रहे थे। अशोक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। सौम्या के हाथ से कैंची वहीं छूटकर गिर जाती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो मुड़कर देखती है तो वहां शारदा और दो सर्वेंट्स और खड़े थे। उन्हें देखकर सौम्या डरते हुए कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो खुद को बचा रही थी और ये सब हो गया। शारदा दी, प्लीज मेरा विश्वास करो। शारदा उसके पास आकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने इन दोनों हैवानों से बचने के लिए ये सब किया है, पर पुलिस ये बात नहीं समझेगी और ये बात ज्यादा दिन तक छिपेगी नहीं, क्योंकि अशोक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ हमेशा के लिए और लौटकर कभी मत आना। सौम्या शारदा से कहती है, पर मैं चली गई तो आप लोग। उसकी बात सुनकर वो दोनों नौकर कहते हैं, दीदी आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे, पर आप जाओ यहाँ से, क्योंकि आखिरी मौका है यहाँ से निकलने का। अगर ये जिंदा बचा तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर शारदा उसके लिए एक बैग लेकर आती है और कहती है, इसमें तुम्हारा कुछ सामान है और ये लो पैसे। किसी ऐसी जगह जाना जहाँ शिमला की परछाई भी तुम पर ना पड़ सके। और हाँ, इस साक्षी नाम की पहचान को आज यहीं दफन कर दो। खुद को एक नई पहचान देना। सौम्या उनके आगे हाथ जोड़कर कहती है, थैंक यू, आप लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मेरे तो अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, उन्होंने मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। शारदा उसके पास आकर कहती है, आज तक हम लोग डर से चुप थे, तेरे ऊपर इतना जुल्म होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर आज तुम्हें इस कैद से आज़ाद करने का मौका मिला है हमें, जाओ। फिर वो उसे एक फ़ोन देकर कहती है, आज के बाद ये फ़ोन यूज़ करना और जहाँ भी जाओ नई ज़िंदगी शुरू करना। इन बुरी यादों को यहीं दफन करके जाओ। और एक बात याद रखना, भरोसा सब पर मत करना, जो इसके काबिल हो उसे ही अपना भरोसा सौंपना। सौम्या उनसे गले मिलती है और बाहर जाने लगती है। फिर वो एक बार और पीछे मुड़कर देखती है और वहां से निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड। सौम्या चुप हो चुकी थी। भावेश की आंखों में आज पहली बार आंसू थे। उसे नहीं लगा था कि सौम्या का अतीत इतना दर्दनाक होगा। वो कहता है, सौम्या कहती है, जिस दिन मैंने उस घर को छोड़ा उस दिन से मैंने अपने अंदर साक्षी को दफन कर दिया। मैंने अपने माँ पापा के दिए नाम को अपना नाम बना लिया। मैं शिमला छोड़कर मुंबई आ गई और सीरत के साथ उसके होटल में रहने लगी। मुझे जॉब दिलवाने में विवेक ने मेरी मदद की थी। मैंने सीरत को कभी पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे खूनी समझे जिसने दो लोगों को मारा। उसकी उम्र उस वक्त ये सब समझने की नहीं थी। मैं आपको सब सच बताने वाली थी जिस दिन अशोक को पहली बार मैंने ऑफिस में देखा था, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि ना कोई सबूत था जिससे मैं अपने आप को सही साबित कर पाती। मैं जानती हूँ आपको मुझसे नफरत हो। वो कुछ कहती उससे पहले ही भावेश उसके होंठों पर उंगली रखकर कहता है, नफरत ना तुमसे कभी थी ना होगी, और आज तुम्हारे बारे में जानने के बाद तुम्हारे लिए प्यार और भी बढ़ गया है। सौम्या यह सुनकर उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, मेरी क्या गलती थी भावेश जी, मेरे साथ ही क्यों हुआ ये सब, ये क्यों हुआ, क्यों मुझे इतना दर्द मिला। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने तो सिर्फ विश्वास किया था। क्या मेरी अच्छाई की, मेरी सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ी है मुझे? बोलिए ना। भावेश उसे शांत करने लगा, क्योंकि उसे आज खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में कहता है, यह तो पहले ही इतनी टूटी हुई थी और मैंने क्या किया, इसके दर्द को कम करने की जगह उसे और बढ़ाया। मैं आज तक अपना दर्द बहुत बड़ा समझता रहा, पर सही मायनों में तो जितना दर्द सौम्या ने सहा उसका आधा भी मैंने महसूस नहीं किया होगा। सौम्या रोते रोते उसकी बाहों में सो गई थी। भावेश उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और उठने लगता है कि सौम्या उसका कॉलर कसकर पकड़ लेती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं मारना चाहती थी उसे। वो उसके सर पर हाथ फेरने लगता है और उसे फिर से सुला देता है। फिर खुद भी उसके पास लेट जाता है। वो सोचने लगता है, अशोक वर्मा, तूने जो किया है उसकी तुझे सजा तो जरूर मिलेगी, पर वो सजा तुझे मेरे तरीके से मिलेगी। तूने जितनी तकलीफ, जितना दर्द का एहसास मेरी सौम्या को करवाया है, उससे कहीं ज्यादा अब तुझे वो दर्द मिलने वाला है। सुबह जब सौम्या की नींद खुलती है
तो वो देखती है कि भावेश बेड पर नहीं था। वो खुद से कहती है, ये कहाँ गए। फिर वो रात के बारे में सोचने लगती है और कहती है, मुझे नहीं लगता अब इनके मन में मेरे लिए कुछ भी होगा, और जो प्यार है शायद कल के बाद वो भी खत्म हो गया होगा। तभी रूम का गेट खुलता है और भावेश अंदर आता है। उसके हाथ में एक ट्रे थी। वो कहता है, अभी तक सो रही हो, उठो, ऑफिस भी जाना है। ये तुम्हारे लिए चाय मैंने बनाई है, बताना जरूर कैसी बनी है। सौम्या उसे इतना नॉर्मल देखकर हैरान थी। वो कहती है, क्या इनको मेरे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सब जानने के बाद कोई इंसान इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है। उसे इस तरह सोच में देखकर भावेश उसके पास जाकर उसे गोद में उठाते हुए कहता है, चलो जाओ, रेडी होकर आओ, हमें ऑफिस जाना है। और वो उसे बाथरूम में छोड़कर बाहर आकर किसी को कॉल करके कहता है, सब रेडी चाहिए मुझे। और वो फोन कट कर देता है। थोड़ी देर बाद वो और सौम्या ऑफिस में पहुंच गए थे। सौम्या अपने केबिन में जा ही रही थी कि वो उसे रोकते हुए कहता है, कम टू माई केबिन। सौम्या उसके केबिन में जाती है तो भावेश उसे सोफे पर बैठा देता है और खुद टीवी ऑन करके उसके पास बैठते हुए कहता है, कुछ मत कहना, बस चुपचाप देखना। सौम्या एक नज़र उसे देखती है और फिर टीवी की ओर देखने लगती है। तभी वहां वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि न्यूज में बताया जा रहा था कि शिमला के मशहूर बिजनेसमैन अशोक वर्मा को पुलिस ने आज सुबह अरेस्ट कर लिया है। उनके खिलाफ गैर कानूनी धंधों को चलाने का आरोप लगाया गया है और उसके खिलाफ अपने ही भाई को मारने का इल्जाम भी है। उसके सारे घर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका ऑफिस सब सीज करके गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया है। तभी टीवी ऑफ हो जाती है और वो देखती है तो भावेश उसे देख रहा था। वो कहता है, तुम्हारी जिंदगी से अशोक और उसके भाई का चैप्टर क्लोज करने का वक्त आ गया है। सौम्या, पर आपने ये सब कैसे और क्यों। भावेश उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उससे कहता है, उसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है, हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा ना। पहले तुम साक्षी थी, पर अब तुम सौम्या हो, मेरी सौम्या। जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम इससे भी ज्यादा बदतर होगा। अब चलो, एक काम और अधूरा है जिसे तुम्हें पूरा करना है। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर ले जाने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग एक गोडाउन के आगे रुकते हैं। वो भावेश से पूछती है, पर वो कोई जवाब ना देकर उसे अंदर लेकर जाता है। वो जाकर देखती है तो वहां भावेश के आदमी थे और जयेश भी था। सामने एक चेयर पर अशोक बंधा हुआ चिल्ला रहा था। वो भावेश को देखकर कहता है, ये आपने ठीक नहीं किया मेहता साहब, आपको इस लड़की पर विश्वास है। अरे ये तो है ही धोखेबाज, पहले मुझे धोखा दिया और अब आपको दे रही है। एक खूनी है ये, और खूनी किसी के सगे नहीं होते। ये सुनकर भावेश कहता है कि विश्वास, वो भी तुम्हारा अशोक, जिसने न जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है। पर कहते हैं पाप का घड़ा जरूर भरता है, और आज वो भर गया है। फिर वो सौम्या के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं चाहूं तो एक झटके में इसे खत्म कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इसे सजा तुम दो। ये तुम्हारा गुनहगार है। और वो उसके हाथ में एक चाकू रख देता है और कहता है, जाओ, खुद को आज इस दर्द से आजाद कर दो। सौम्या अशोक को देखती है तो उसे 2 साल पहले की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसकी आंखों में दुख, दर्द, नफरत सब दिखाई दे रहे थे। जयेश अशोक की रस्सी खोलकर उसे आजाद करता है और भावेश को देखता है तो भावेश उसे हाँ में सर हिला देता है। अशोक उठकर हंसते हुए कहता है, अरे आप जानते नहीं हो मेहता साहब, ये मुझे कभी नहीं मार सकती। मैंने इसके जहन में अपनी ऐसी यादें छोड़ी हैं कि यह चाह कर भी अपने दिल से मेरा डर नहीं निकाल पाएगी। फिर वो सौम्या के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है और कहता है, बड़ी हिम्मत है ना तुझमें, मार, चल मार। पिछली बार तो तू बच गई, पर इस बार तो तू नहीं बच पाएगी। वैसे तेरी बहन, वो आगे कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो नीचे देखता है, सौम्या ने चाकू उसके पेट में घोंपा था। वो उससे कहती है, हिम्मत की बात कौन कर रहा है तू, भूल गया तो याद कर लो। 2 साल पहले भी मैंने तेरे और तेरे भाई दोनों को इसी तरह मारा था, पर लगता है तेरी सजा बाकी थी। इसलिए देख, किस्मत तुझे आज फिर मेरे सामने ले आई। और वो चाकू निकाल कर उसे धक्का देती है और एक बार उसकी बाह में चाकू घुसा देती है और कहती है, ये मेरी रूह को, मेरी आत्मा को छलनी करने के लिए। फिर वो एक चाकू उसकी पीठ पर घोंपते हुए कहती है, ये मेरे चाचा जी को मारने के लिए। फिर एक बार वो फिर उसके पेट में चाकू घोंप कर कहती है,
और ये आज मेरे परिवार और मेरी बहन के बारे में गंदी सोच रखने के लिए। फिर वो एक बार चाकू उसके कंधे पर घोंप देती है और कहती है, ये मेरे बच्चे को मारने के लिए। अशोक के हर हिस्से से खून बहने लगा था और वो बेहोश हो चुका था। सौम्या वो चाकू फेंक कर वहीं बैठकर चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, ये उतनी आसानी मौत नहीं मर सकता। भावेश उसके पास आकर कहता है, उठो सौम्या, देखो तुमने आज अपने दर्द को खत्म कर दिया। फिर वो उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है। तभी एक गोली सौम्या की बाह को छूकर जाती है और एक गोली की आवाज आती है। सब देखते हैं कि एक गार्ड ने अशोक पर गोली चलाई थी। वहीं सौम्या भी गिरने वाली थी कि भावेश ने उसे बचा लिया और फट से गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगा। दरअसल जब वो दोनों जा रहे थे तब अशोक ने पास रखी गन, जो एक गार्ड के हाथ से वहीं गिर गई थी, उसने वो उठाई और सौम्या की ओर पॉइंट की। पर एक गार्ड की नज़र उस पर पड़ गई और उसने अशोक पर गोली चला दी और उसी वक्त अशोक ने सौम्या पर गोली चलाई। पर निशाना चूक जाने की वजह से गोली उसकी बांह पर लगी। वहीं भावेश सौम्या को हॉस्पिटल लेकर आ गया था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे और वो बाहर खड़ा कांच से उसे देख रहा था। जयेश उसके पास आकर कहता है, सर अशोक इज डेड। भावेश कहता है, यह तो होना ही था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, डोंट वरी सर, गोली छूकर निकली है उन्हें। हमने उन्हें ट्रीटमेंट दे दी है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। और वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। 1 घंटे बाद सौम्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है भावेश उसके पास बैठा था। वो कहता है, ठीक हो? सौम्या आंखें झपका देती है। सौम्या को डिस्चार्ज मिल गया था। सौम्या ने सबको अपना सच घर में बता दिया था। वो नहीं चाहती थी कि अब कोई भी अंधेरे में रहे। सच जानकर सब लोगों को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि सौम्या जो सबके सामने इतना नॉर्मल रहती है, उसका अतीत इतना भयानक होगा। सीरत को बेहद दुख हुआ था कि उसकी बहन ने इतना कुछ सहा और बिना उसे बताए वो अकेली इतनी तकलीफ से गुजर रही थी। कुछ दिन बीत गए थे। भावेश और सौम्या नॉर्मल ही रहते थे। भावेश ने उससे अभी कोई बात नहीं की, क्योंकि वो उसे थोड़ा वक्त देना चाहता था। एक दिन सौम्या अपने कमरे की बालकनी में बैठी वही एल्बम देख रही थी तो कोई उसके पास आकर बैठता है। वो देखती है तो करुणा जी और अंकुश जी थे। वो कहती है, माँ पापा आप बैठिए ना। वो उनके पास बैठते हुए कहते हैं, बेटा हम जानते हैं तुम दुखी हो, पर दिखाती नहीं हो। पर बेटा जीवन तो चलता ही रहता है, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। हम चाहते हैं तुम अब आगे बढ़ो और भावेश के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करो। यह सुनकर सौम्या हैरानी से उन्हें देखने लगती है। अंकुश जी, बेटा भावेश ने हमें सब सच बता दिया है कि उसने तुम्हारे साथ 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शादी की है। हमें उस पर गुस्सा भी बहुत आया, पर बेटा हमने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। जिस लड़के को आज तक किसी से फर्क नहीं पड़ता था, उसे तुमसे फर्क पड़ने लगा है। बेटा तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम तुम्हारे साथ होंगे। और वो उसके सर पर हाथ रख देते हैं। उनके जाने के बाद सौम्या किसी सोच में डूब जाती है। भावेश ऑफिस में बैठा किसी सोच में था। वो कहता है, कल हमारे कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट है। सौम्या मेरे साथ रहेगी भी या नहीं? फिर वो कहता है, ये क्या सोच रहा है भावेश? नहीं, वो तेरे साथ ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। वो मेरा प्यार है। भावेश मेहता का प्यार इतना कमजोर नहीं है। शाम को जब वो घर आता है तो अंकुश जी उससे कहते हैं, बेटा हमारे साथ बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वो वहीं बैठ जाता है। अंकुश जी कहते हैं, क्या सोचा है तुमने? तो वो कहता है, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। करुणा जी, तुम्हें क्या जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रहना है? हम चाहते हैं कि तुम सौम्या से बात करो, उसे मनाओ। हम नहीं चाहते वो इस घर से जाए। वो है तो इस घर में रौनक है। अंकुश जी, करुणा मैं कह रहा हूँ कि अगर सौम्या नहीं भी मानी तो हम उसे यहाँ अपनी बेटी बनाकर रख लेंगे। और भावेश के लिए कोई और। वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही भावेश खड़ा होकर कहता है, नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं होगा। ना सौम्या यहाँ से कहीं जाएगी, ना कोई और मेरी जिंदगी में आएगी उसके अलावा। और वो अपना बैग उठाकर रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद अंकुश जी और करुणा जी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हुए ताली मार देते हैं। भावेश रूम में जाकर देखता है तो सौम्या अपनी अलमारी सेट कर रही थी। ये देखकर उसे लगता है कि सौम्या घर से जाने की पैकिंग कर रही है। वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर कहता है, सौम्या तुम कहीं नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। माना कल हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, पर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, मेरे पास। हम वापस शादी कर लेंगे, कल के कल ही।
और वो घुटने के बल बैठकर उसकी कमर कसकर पकड़कर बैठ जाता है। सौम्या हैरानी से ये सब देख रही थी। वो उसे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, उठिए। भावेश, नहीं, पहले तुम बोलो, कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूंगा, एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से आने नहीं दूंगा, जो तुम चाहोगी वो ही होगा पक्का, पर प्लीज तुम जाओ मत। सौम्या कहती है, आप पहले उठिए तो। भावेश खड़ा हो जाता है तो वो कहती है, किसने कहा मैं जा रही हूँ। भावेश, तो ये कपड़े क्यों पैक कर रही थी। सौम्या सर पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, ये कपड़े ऑर्फनेज भेजने थे, इसलिए पैक कर रही थी। और वैसे आपने अच्छा याद दिलाया, कल हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, मुझे तो याद नहीं था। भावेश उसका हाथ पकड़ते हुए, तो तुम क्या चली जाओगी। सौम्या, हाँ, अब जो डिसाइड था वो तो करना पड़ेगा ना। भावेश सर नीचे करके कुछ सोचने लगता है। तभी सौम्या कहती है, कल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तभी तो आपके साथ फिर से नई शुरुआत कर पाऊंगी। यह सुनते ही भावेश उसे देखने लगता है तो वो कहती है, मैंने अपना नाम बदल रखा था, पहचान बदली थी, पर अपने अंदर साक्षी को नहीं खत्म कर पाती थी। वो हमेशा से मेरे अंदर थी, पर आपकी वजह से वो डर, वो पहचान मेरे अंदर खत्म हो गई। आज मैंने जब सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या पाया है आपके साथ। आपकी वजह से साक्षी पूरी तरह सौम्या बन गई। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपके साथ ये रिश्ता निभा पाऊंगी या नहीं, पर वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आपके हिस्से की खुशियां देने की। असल मायनों में प्यार क्या होता है वो आपने ही मुझे समझाया है। मैं इसे सही मायनों में महसूस करना चाहती हूँ। यह सुनते ही भावेश उसे गले लगाते हुए कहता है, सौम्या, सौम्या, तुम नहीं जानती तुमने मुझे क्या दिया है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब तक तुम रेडी नहीं होगी हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आई लव यू, आई लव यू सो मच। सौम्या नम आंखों से, जानती हूँ, पर इसका जवाब यही है अभी कि मी टू। कुछ देर तक ऐसे ही गले लगने के बाद भावेश कहता है, तुम्हारे लिए कुछ है। और वो अलमारी से एक बड़ा सा बॉक्स निकालता है और उसे देता है और कहता है, ये तुम्हारे माँ पापा ने तुम्हारे और सीरत के लिए छोड़ा था। सौम्या वो लेकर उसे खोलती है तो देखती है उसमें दो साड़ी और कुछ गहने थे और एक लेटर था। वो उसे पढ़ती है। उसमें लिखा था, सौम्या और सीरत, ये आप दोनों के लिए हम चाहते हैं कि जब भी हमारी दोनों बेटियों की शादी हो तो इस साड़ी और गहनों में हो। ये तुम्हारी माँ और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसमें हमारा प्यार है तुम दोनों के लिए। इसे पहनोगी तो एहसास करना कि हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं। ये पढ़कर सौम्या कहती है, आई मिस यू माँ पापा। भावेश उसके पास बैठकर कहता है, अब बिल्कुल भी नहीं रोना। अब से मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा स्माइल देखना चाहता हूँ। सौम्या कहती है, आप तो रहने ही दीजिए। खुद के चेहरे पर तो हर वक्त अकड़ है और मुझसे कह रहे हैं कि स्माइल होनी चाहिए। भावेश उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, बहुत मजा आ रहा है ना छेड़ने में। ये देखकर सौम्या उसकी आंखों में देखकर कहती है, अब जब आप इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो थोड़ा मजा तो मुझे भी आना चाहिए ना। पता है, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। फिर वो खुद को छुड़वाकर कहती है, एकदम बिल्ले जैसी। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। भावेश कहता है, बिल्ली जैसे, रुको तुम। ये देखकर सौम्या भागते हुए कहती है, अरे जो सच है वही तो कहा। कुछ देर बाद भावेश उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे दोनों बेड पर गिर जाते हैं। भावेश नीचे था और सौम्या उसके ऊपर थी। भावेश उसके बाल उसके कान के पीछे करके कहता है, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। और वो उसके सर से अपना सर जोड़ लेता है। कुछ देर बाद बातें करते करते दोनों को नींद आ जाती है। अगली सुबह दोनों नीचे थे। करुणा जी कहती हैं, सौम्या, क्या सोचा आपने। सौम्या भावेश की तरफ देखकर कहती है, मैं अपनी जिंदगी भावेश जी के साथ बिताना चाहती हूँ। अपने आप को एक मौका और देना चाहती हूँ। फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद सब हॉल में बैठे थे। अंकुश जी कहते हैं, मैंने पंडित जी से शादी का मुहूर्त पूछा था। इस हफ्ते का मुहूर्त बताया है उन्होंने। फिर वो भावेश को देखकर, और 1-2 महीने का। यह सुनते ही वो एकदम से बोल पड़ता है, नहीं पापा, ये इस हफ्ते वाला अच्छा है, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाई सौम्या भी शर्मा जाती है। रात को भावेश और सौम्या एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। सौम्या अचानक पूछती है, आपको कैसे पता था मेरे बारे में। यह सुनकर भावेश उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहता है, उस दिन जब वो फोटो देखी थी तो डाउट हुआ था,
फिर मैंने नोट किया कि तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, परेशान रहती थी हर वक्त। फिर जब वो झूमर वाला इंसिडेंट हुआ तो मैंने अपने आदमियों से पता लगाने को कहा। तब अशोक का नाम सामने आया। मैंने थोड़ी और डिटेल्स निकाली तो मुझे इसका और तुम्हारा लिंक शिमला से मिला। तो मैंने सोचा मैं अपने लेवल से पता करता हूँ। फिर मैं शिमला गया। वहां जाकर पता किया तो आधी ही जानकारी हाथ लगी। जब वापस आया तो मुझे वो फोटोज मिले जो अशोक ने भेजे थे। उसने मुझे फोन करके बताया कि तुमने क्या किया था। मैं जानता था तुम सीधे से कुछ नहीं बताओगे, इसलिए उस दिन वो नाटक करना पड़ा। सौम्या, क्या आपको इतना विश्वास था मुझ पर? भावेश, खुद से भी ज्यादा विश्वास है मुझे कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकती। सौम्या, आपको मेरे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने किसी का खून किया था? भावेश उसे खुद से अलग करते हुए कहता है, मैं आज में जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और रही अतीत की बात, तो मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने इतना सब होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। यह सुनकर सौम्या उसके सीने से लगते हुए कहती है, आपको पता है, आपके सीने से लगकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सब दुख दर्द परेशानियां खत्म हो गईं। भावेश कहता है, हाँ आप सोते हैं, कल से हम बहुत बिजी होने वाले हैं। सौम्या, हाँ। फिर वो सो जाते हैं। अगले दिन करुणा जी सबको तैयारी के इंस्ट्रक्शन दे रही थी, क्योंकि कल सौम्या और भावेश की सगाई थी। उन्होंने सौम्या और भावेश को साथ भेजा था शॉपिंग के लिए। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो शादी में ज्यादा लोगों को ना बुलाकर सीधा रिसेप्शन में इनको इनवाइट करेंगे। सीरत दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो कहती है, थैंक यू पप्पा, आपने फाइनली मेरी दी की जिंदगी में सब अच्छा कर दिया। करुणा जी उसके पास आकर कहती हैं, बेटा तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? तुम समीरा के साथ जाओ और शॉपिंग करके आओ। तुम्हारी भी तो बहन की शादी है ना। समीरा आते हुए कहती है, हाँ सीरत चलो, अभी तो शुरुआत है। हमें तो बहुत सारा सामान खरीदना है। आखिर हम बहनें हैं, भाई किसी से कम नहीं लगने चाहिए। फिर वो लोग भी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शाम तक सब मेहमान आ गए थे, जैसे कुछ लोग भावेश की फैमिली के। प्रिया और रवि, रोली, विवेक। जयेश तो वहीं काम के लिए रुक रहा था। उसकी मम्मी भी साथ आई थी, क्योंकि सौम्या को मायके की तरफ से हर रस्म वो पूरी करने वाले थे। सगाई का दिन पूरे मेहता सदन को बहुत अच्छे से सजाया गया था और रौनक भी बहुत जबरदस्त थी। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। भावेश और सौम्या को अब अलग अलग रहना पड़ रहा था, क्योंकि शादी तक वो दोनों साथ नहीं रह सकते थे। भावेश इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ था, पर सौम्या ने उसे जैसे तैसे समझा दिया था। सौम्या को सीरत, प्रिया, रोली और समीरा रेडी कर रहे थे। पूरी तरह से तैयार करने के बाद प्रिया कहती है, सौम्या क्या लग रही हो तुम, सच्ची। आज तो भावेश का दिल आ जाएगा तुझ पर। रिया, आंटी, आप तो बिल्कुल परी लग रही हो। तो सौम्या मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू बेटा। भावेश नीचे सबके साथ सौम्या का वेट कर रहा था। उसकी नज़र बार बार ऊपर जा रही थी। यह देखकर रवि कहता है, थोड़ा तो सब्र कर, ऐसे सीढ़ियां घूरेगा ना तो वो भी टूट जाएंगी। विवेक, जीजू, आप तो अभी से ही इतने बेसब्र हो, शादी तक आप कैसे मैनेज करोगे? भावेश, तुम तो रहने दो, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगा। तभी जयेश कहता है, सर सौम्या आ गई है। सब ऊपर देखते हैं तो सौम्या धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। भावेश की तो निगाहें नहीं हट रही थी। सौम्या लग भी बहुत सुंदर रही थी। उसने लाइट ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, साथ में मैचिंग चूड़ियां, गले में एक सेट, कानों में झुमके, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। भावेश ने लाइट ब्लू कलर का कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था, हाथ में घड़ी, सेट किए हुए बाल। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे सौम्या को इस तरह देखता देख रवि कहता है, बस कर, नजर लगाएगा क्या उसे? यह सुनकर वो रवि को घूरता है। सौम्या को भावेश के साथ बैठा दिया जाता है और उनकी सगाई की रस्म शुरू की जाती है। सबसे पहले भावेश सौम्या को रिंग पहनाता है। सब तालियां बजाने लगते हैं और उनके ऊपर फूल बरसाने लगते हैं। उसके बाद सौम्या भी भावेश को अंगूठी पहना देती है। सब फिर से फूल बरसाने लगते हैं। फिर होता है डांस का प्रोग्राम। रोली, प्रिया, सीरत, समीरा गाना लगवाकर डांस करना शुरू करते हैं। समीरा विवेक को देखती है और रोली जयेश को, और आँख के इशारे से उन्हें चिढ़ाती है। प्रिया भी रवि के पीछे से घूमते हुए उसे धक्का देकर स्टेज पर चढ़ जाती है। अब सारे लड़के भी स्टेज पर आ गए थे और लड़कियों को बराबरी से टक्कर दे रहे थे। विवेक समीरा के कान के पास आकर गाना गाते हुए डांस करने लगता है।
वहीं जयेश भी रोली को अपने करीब खींचकर उसके साथ डांस करने लगता है। रवि भी प्रिया के पास आकर उसके साथ डांस करते हुए डांस करने लगता है। इसी तरह सारे कपल्स मिलकर धूम मचा देते हैं। प्रिया आकर कहती है, अब एक डांस तो हमारे आज के स्टार कपल का भी तो बनता है। क्यों भाई? सब हूटिंग करते हुए कहते हैं, यस यस। फिर भावेश सौम्या के आगे हाथ बढ़ाता है। सौम्या भी इसके हाथ पर हाथ रख देती है और दोनों स्टेज की ओर चले जाते हैं। भावेश सौम्या की कमर दोनों हाथों से पकड़ लेता है और सौम्या अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर डांस करने लगती है। फिर भावेश उसे गोल घुमाते हुए डांस करने लगता है। सौम्या की पीठ भावेश की तरफ थी और वो धीरे धीरे स्लो मोशन में डांस करने लगते हैं। लास्ट में भावेश सौम्या को गोद में उठाकर राउंड लगाने लगता है। यह देखकर सब तालियां बजाने लगते हैं। इसी तरह सगाई का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।